एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग? जी, थैंक्स गॉड कि हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर ऑन चैप्टर 5। बच्चों, चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपसे ज़रूर एक एडवाइस करूँगी कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आप जब आपका मूड होता है आप समझते हो, दैट्स फाइन। चैप्टर 5 की डिमांड ये है कि आप इसके पहले लेक्चर से लेकर एंड ऑफ दिस लेक्चर तक बिल्कुल एक सीक्वेंस से ज़रूर एक कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को समझेंगे। होता क्या है, ये एक मुसलसल डिस्कशन होने वाला, ये मुसलसल एक तरतीब से होने वाला प्रोसेस है। सेल साइकिल अभी है क्या ये मैं बाद में बताती हूँ। पहले आपको ये एडवाइस करना ज़रूरी समझती हूँ कि कहीं पे आपने ध्यान नहीं दिया या स्किप कर दिया, एक स्टेप अगर आपको समझ नहीं आएगा तो अगले बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं समझ आएंगे कि क्या मिस ने बोला, क्या कहा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको पहले लेक्चर से ही बहुत ध्यान से समझेंगे और पहले लेक्चर में ही कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो हमारे आखिरी टॉपिक तक आगे जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। वैसे तो आप लोग नो डाउट के पढ़ रहे हैं, इसका अंदाज़ा मुझे आपके क्वेश्चन से हो रहा है। आपकी क्वेश्चंस बहुत ऑथेंटिक होते हैं, नॉलेज क्रिएटिंग होते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। दैट्स वेरी गुड। तो हमारा चैप्टर 5 है सेल साइकिल। बच्चों, हम लोग अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। दे कैन मूवमेंट शो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ का कैरेक्टर है मूवमेंट। उसके बाद दे शो सम अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, देन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोड्यूस करना और ग्रो करना और आर ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ। आपने देखे, एक आप कभी प्लांट ग्रो किए हों आपने अपनी लाइफ में कि आप एक बीज को मिट्टी के अंदर डालें तो और उस मिट्टी को पानी वगैरह दें प्रॉपर तरीके से, तो आप देखेंगे एक छोटा सा प्लांट वहाँ पे मिट्टी में से निकलेगा थोड़े दिनों के बाद। दैट ऑल्सो स्लोली ग्रो और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना बढ़ता चला जाएगा कि एक बड़ा पौधा बन जाएगा, एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। फिर कुछ टाइम और गुजरेगा तो वो एक दरख्त भी बन सकता है। 1-2 सालों के अंदर उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो एक बेबी प्लांट जो है वो एक बड़ा ट्री भी बन सकता है। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा आपकी सराउंडिंग में एक छोटा सा बेबी है, राइट, और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता है, ग्रोथ, और फिर वो बहुत टॉल हो जाता है, इसको कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, इसी तरह जैसे एक प्लांट ग्रो करता है, इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में भी ये प्रोसेस ग्रोथ का पाया जाता है। ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ यहाँ एक इंडिविजुअल को बड़ा होने के लिए, उसकी लेंथ में, उसके साइज में इंक्रीज होने के लिए नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना ज़रूरी है। ठीक है, सेल ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, सेल तकसीम होंगे और नए सेल्स बनेंगे। सेल डिवीजन इज ऑल्सो नेम्ड एज सेल साइकिल। जैसा कि हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 में रोडोल्फ वर्चू ने कहा था, ये इंट्रोडक्शन अभी मैं आपको दे रही हूँ। रोडोल्फ वर्चू ओ मेनी सेलुला ई सेलुला, ओ मेनी सेलुला ई सेलुला।
all new cells arise from pre-existing cells. Very important principle. All new cells arise from pre-existing cells या पहले से मौजूद सेल्स. सेल्स जो मौजूद होते हैं वो तकसीम होते हैं और उनके डिवाइड होने से ही नए सेल्स बनते हैं. सेल्स तकसीम होते रहते हैं और नए सेल्स बनाते रहते हैं, और जो नए सेल्स बनते हैं उनके लिए वर्ड हम डॉटर सेल्स का यूज़ करेंगे. डॉटर सेल्स, ठीक है. जो नए सेल्स पेरेंट सेल से बनते हैं, पुराने सेल से बनते हैं, उनको पेरेंट सेल्स, और जो बन जाती हैं उनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे डॉटर सेल्स का. ठीक है. रॉडल्फ वर्चू की ये जो सेइंग है जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ी थी कि नए सेल्स जो होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं. दिस इज़ द फैक्ट कि सेल्स तकसीम होते हैं और नए सेल्स बनाते हैं. अब हमारा सेल रिप्रोडक्शन, सेल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज सेल साइकिल. अब हम देखते हैं कि सेल साइकिल क्या है. व्हाट इज सेल साइकिल? हमने ये देख ली है कि प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स में डेवलपमेंट होती है, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ होती है. ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए या रिप्रोडक्शन, दोनों प्रोसेस, दोनों अलग-अलग प्रोसेस है. ठीक है. रिप्रोडक्शन क्या है? एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना. ठीक है. और ग्रोथ क्या है? एक छोटे ऑर्गेनिज्म का साइज इतना इंक्रीज हो जाना कि वो बड़ा हो जाए, दैट इज नेम्ड एज ग्रोथ. उसके साइज में इंक्रीज हो जाने को ग्रोथ कहते हैं. तो ग्रोथ हो, ग्रोथ का प्रोसेस हो या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो, दोनों के लिए सेल्स की तादाद का बढ़ना ज़रूरी है. और ये सेल्स की तादाद इंक्रीज होती है बाय सेल डिवीजन. और सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या है और कैसे नए सेल्स बनते हैं, अब हम इनके बारे में देख लेते हैं. ठीक है. ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से रिलेट करके. नाउ द सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होता है और कुछ ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं साइक्लिक फॉर्म में. ठीक है. और याद रखिएगा जैसे ही एक सेल पैदा होता है फौरन से बेशतर सेल साइकिल में चला जाता है और फिर वो नए सेल्स बना देता है. सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स from the time a cell is produced until it complete mitosis. माइटोसिस सेल डिवीजन का नाम है. एंड प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स. क्या है सेल साइकिल? एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, मुसलसल मरहलावार होने वाले इवेंट्स हैं. कुछ ऐसी चेंजेस हैं कब से स्टार्ट होंगी? जब एक सेल पैदा हुआ. जैसे ही एक सेल पैदा हुआ वो इवेंट्स होने लग गए, वो तमाम प्रोसेस होने लग गए, और उस वक्त तक जब तक वो सेल डिवीजन कर लेगा और नए सेल्स बना लेगा. ठीक है बच्चों. यहाँ पे सेल साइकिल में हमारे डिवीजन की टाइप माइटोसिस डिस्कस हुई है. हम सेल डिवीजन में सेल साइकिल तो पढ़ेंगे ही, सेल डिवीजन की यहाँ पर 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं. देयर आर
टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, याद रखिएगा, माइटोसिस एंड मियोसिस। किन में माइटोसिस होती है, किन में मियोसिस होती है, ये हम अभी बाद में देखते हैं। अभी हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं सेल साइकिल को। सेल साइकिल, जो भी सेल बन जाता है इट विल अंडरगो सेल साइकिल, वो सेल साइकिल के अंदर होता है। बनने के बाद वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसी अपनी सेल के अंदर चेंजेस करेगा, अपने आप को तैयार करेगा और फिर फर्दर डिवाइड करके नए सेल्स बना लेगा। दैट इज नेम्ड एज सेल साइकिल। सेल साइकिल is the series of events from the time a cell is produced until it complete mitosis या cell division, it complete cell division and produces new cells। हमारी बुक में डेफिनेशन उन्होंने माइटोसिस का वर्ड यूज़ कर दिया है, मैंने आपके लिए वर्ड सेल डिविजन ही रखा है कि अब सेल बना, पैदा हुआ, ठीक है, और वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स में चला गया और अपनी डिवीजन कंप्लीट की, डिवाइड हुआ और नए सेल्स पैदा कर दिए। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में कि एक नया सेल जो पैदा हुआ है अपनी पैदाइश के बाद फ़ौरन सेल साइकिल के पीरियड में आ जाता है। उसमें वो अपने आप को तैयार करेगा, अपने आप को अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लेके आएगा कि सेल डिवीज़न के लिए तैयार हो जाए, और उसके बाद सेल को डिवाइड करके नए डॉटर सेल्स बना देगा। जो सेल डिवाइड हो रहा होता है उसको पेरेंट सेल कहते हैं, और जो नए सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है बेटे, तो सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेजेस। अगर देखा जाए तो डेफिनेशन में ही पता चल रहा है, एक सेल प्रोड्यूस हुआ, उसने माइटोसिस की और नए सेल्स पैदा कर दिए। इस सेल साइकिल की दो बड़ी फेजेस हैं। सेल साइकिल completes in two phases, दो मरहलों में, फेज कहते हैं मरहलों को, स्टेप्स को, टू फेजेस में होती है मुकम्मल सेल साइकिल। फर्स्ट वन इज नेम्ड एज इंटरफेस, इंटरफेस, एंड द सेकेंड वन इज नेम्ड एज एमफेस, एमफेस या माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, एम स्टैंड फॉर बच्चों माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी हो सकता है, कोई भी डिवीजन हो सकती है, माइटोटिक फेज या फिर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन फेज। अब सिंपली ये क्या है, इंटर का मतलब है इन बिटवीन, फेज मरहला। ये वो मरहला है जिसमें सेल पैदा होने के बाद गया और अपने अंदर सेलुलर चेंजेस ले आया, सेल ने अपने आप को तैयार कर लिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर ली, वो तमाम चीज़ें तैयार कर ली जो उसको नेक्स्ट सेल डिवीज़न के मरहले में चाहिए। ठीक है बेटे, वो सारी की सारी चीज़ें इंटरफेस में तैयार कर लेगा और फिर सेल चला जाएगा एम फेज में। एम फेज में सेल या तो अपनी लाइफ गुजारता है इंटरफेस में या फिर एम फेज में, माइटोटिक फेज या जिसको मैंने सेल डिवीजन फेज भी कहा है, उसमें चला जाता है। सेल की पूरी ज़िंदगी इन दोनों फेजेस में से किसी एक फेज में गुजरती है, याद रखिएगा। जैसे ही सेल पैदा होता है इंटरफेस में आ जाता है। इंटरफेस में क्या काम करता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कर लेता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस करता है, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनल्स तैयार करता है। हर वो चीज़ जो उसको सेल डिवीज़न के दौरान में चाहिए होती है, वो सारी की सारी चीज़ें इस फेज़ यानी इंटरफेस में सिंथेसाइज कर लेगा, तैयार कर लेगा। और जब सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं इंटरफेस से, फिर वो अगली फेज़ में एम फेज़ में चला जाता है। और याद रखिएगा सेल साइकिल में सेल या तो इंटरफेस में होता है या फिर एम फेज यानी डिवीजन फेज में होता है। एम माइटोटिक फेज है, यहाँ पे माइटोटिक फेज मींस माइटोसिस भी हो सकती है और मियोसिस भी हो सकती है। हमारी बुक में उन्होंने माइटोसिस ही से इसको इंडिकेट किया है। ठीक है, तो ये डिवीजन फेज है जिसमें कोई भी सेल जो है डिवाइड हो सकते हैं। जी, तो मैं बता रही हूँ कि सेल या तो इंटरफेस में रहते हैं या एम फेज में पैदा होने के बाद। ठीक है, दिस इज द सेल साइकिल, सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस। सेल जैसे ही पैदा हुआ तो वो उन इवेंट्स में चला गया
और फिर कंप्लीट की माइटोसिस और नए सेल्स बना दिए। दिस इज़ द सेल साइकिल। और उन सीरीज ऑफ इवेंट्स को हमने नाम दे दिया है इंटरफेस का, जिसमें वो सारे तैयारियां कर लेगा। ठीक है, अगर सेल साइकिल का अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे, कितना टाइम पीरियड इंटरफेस में सेल गुजारता है और कितना एम फेज में गुजारता है, तो बच्चों याद रखिएगा 90% ऑफ सेल साइकिल, 90% ऑफ सेल साइकिल टोटल टाइम, 90% ऑफ सेल साइकिल टाइम, सेल साइकिल के सारे टाइम में से 90% टाइम जो है वो इंटरफेस में गुजारता है। यानी ये एक लॉन्गर फेज है। इंटरफेस क्या है? ये एक लॉन्गर फेज है जिसमें सेल अपने आप को मैक्सिमम तैयार करता है। ठीक है, और रिमेनिंग टाइम 10% में वो एम फेज में गुजारता है। 90% सेल साइकिल का टाइम किस में गुजरता है? इंटरफेस में। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए भी मार्क करेंगे, 90% टाइम ऑफ सेल साइकिल स्पेंड इन इंटरफेस। ठीक है, सेल साइकिल का 90% टाइम इस फेज में जाता है और रिमेनिंग 10% टाइम, यानी ये एक लॉन्गर फेज है, एक लंबे अरसे तक चलने वाली फेज होती है सेल साइकिल में, जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है। बच्चों ऑब्वियसली जैसे आप बच्चों के जब भी एग्ज़ाम्स होने होते हैं तो आप उससे पहले अपनी बुक को अच्छी तरह से पढ़ते हो, तैयारी करते हो, फिर ही आप इस काबिल होते हो कि हर तरह के टफ या इजी क्वेश्चंस के आंसर कर सको। ठीक है, एक तैयारी का मरहला होता है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। इसी तरह से सेल ने डिवाइड होने से पहले अपने आप को तैयार करना है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इतना ज़्यादा कर लेना है कि जो चीज़ें उसको सेल डिवीज़न के वक्त में चाहिए होंगी उस वक्त वो तैयार नहीं होंगी, बल्कि वो बिफोर द टाइम इंटरफेस में तैयार हो जाएंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें तैयार होंगी, कौन कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे इंटरफेस में। अभी मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि इंटरफेस इज़ द टाइम वेयर सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई। सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, सेल अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनल्स को तैयार करेगा, और जब सारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तो इट विल अंडरगो एम फेज, सेल डिवीजन फेज, एंड डिवाइड्स इट्स सेल इनटू 2 और 4। ठीक है जी, इंटरफेस जो है, इंटरफेस की फर्दर यहाँ पर हमारे पास 3 फेजेस हैं सीक्वेंस के, उसके साथ देखा जाए तो इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, जिसमें ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है और ये तरतीब से होने वाला प्रोसेस है। इंटरफेस में क्योंकि हमने कहा 90% टाइम गुजारता है, तो इंटरफेस में जो पहला मरहला आएगा दैट विल बी G1 फेज। G1 फेज पहला स्टेप क्या आएगा इसके अंदर? G1 फेज। इसमें होना क्या है ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। G1 फेज, फर्स्ट गैप फेज। इसके बाद सेकेंड स्टेज पे आएगा S फेज। S फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, इसमें कोई चीज़ खास तैयार होने वाली है, सिंथेसिस, S फेज या सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस का मतलब ही तैयार होने वाला मरहला है। और उसके बाद थर्ड वन आ जाएगा G2 फेज। G2 फेज, G2 फेज, सेकेंड गैप फेज। G1 का मतलब है फर्स्ट गैप फेज, नाम रख दिए गए हैं। फर्स्ट गैप में कुछ खास काम होंगे, एस फेज में कुछ खास तैयारी होगी। एज वी नो कि इंटरफेस कंप्राइजेज ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स, यहाँ बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने हैं। अब हमने उन तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्टडी करना है एट 3 डिफरेंट स्टेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये इंटरफेज है जिसके ये मरहले हैं। बच्चों प्लीज़, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं सेल साइकिल को, और हमने कहा है कि सेल साइकिल जो है 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, या सेल इंटरफेज में होता है या फिर एम फेज में होता है।
और जो इंटरफेज है वो लॉन्गर पीरियड है जिसमें सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत हाई होती हैं। हमारी बुक में सेल साइकिल की भी डेफिनेशन गिवन है और इंटरफेज की भी। इंटरफेज इज द टाइम वेयर सेल मेटाबॉलिक activities are very high and it consists of further phases G1 phase, S phase and G2 phase. Let's see कि G1 phase में क्या होगा। G1 phase, G1 phase, S phase and G2 phase। और एक और फेज भी है जो चंद एक सेल्स में होती है और चंद एक में नहीं होती है, इसलिए उसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको हमने इस सीक्वेंस में नहीं रखा है। G1 फेज, फर्स्ट गैप फेज, ये क्या है, इसमें क्या होगा G1 फेज में, G1 फेज फर्स्ट गैप फेज में सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और कब आते हैं G1 फेज में, जैसे ही एक नया सेल पैदा हुआ, एक सेल प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और वो फौरन इंटरफेज के G1 फेज में आ गया, फौरन जैसे ही सेल पैदा हुआ। आफ्टर अ सेल प्रोड्यूस्ड इट विल अंडरगो इन G1 फेज, ये एंटर हो जाएगा G1 फेज में। आफ्टर अ सेल इज प्रोड्यूस्ड it will be in G1 phase, first gap phase, first gap phase G1 phase में आ जाएगा, जिसमें इसकी metabolic activities will be very high. Cells metabolic activities become very high, बहुत तेज हो जाएंगी। जी बच्चों, कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी अब ये देखते हैं। सेल, सबसे पहले सेल की प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन्स वो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल की स्ट्रक्चर में भी हिस्सा लेते हैं, सेल की स्ट्रक्चर्स को भी बनाते हैं और सेल के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें भी हिस्सा लेते हैं। इसलिए इंक्रीजेस, सेल इंक्रीजेस इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर अब ये काम शुरू हो जाएंगे, प्रोटीन की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होगी और सेल की प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। Cell increases its organelles, increases its organelles, maximum organelles इस टाइम पे बनाएंगे और वो organelles जो बहुत ज़्यादा metabolic reactions में हिस्सा लेने वाले हैं, like mitochondria for cellular respiration, ribosomes for protein synthesis। जितने ज़्यादा mitochondria और जितने ज़्यादा राइबोसोम्स होंगे उतनी ही ज़्यादा सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, ये सारे इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। सेल इंक्रीजेस इट्स ऑर्गेनल्स, पहले उसने अपनी प्रोटीन्स को बढ़ा दिया है सप्लाई को, उसके बाद उसने क्या काम किया, अपनी ऑर्गेनल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स को भी इंक्रीज कर दिया। जब ऑर्गेनल्स इंक्रीज होंगी तो सेल का साइज भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। सेल साइज विल इंक्रीज, सेल इंक्रीजेस इट्स साइज। बच्चों, जब ऑर्गेनल्स इंक्रीज होंगी तो साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तीन काम हो रहे हैं अभी तक जो हमने स्टडी कर लिए हैं। सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स, देन इंक्रीजेस इट्स ऑर्गेनल्स, देन इंक्रीजेस इट्स साइज, साइज में इजाफा हो गया सेल के। और फोर्थ फंक्शन होगा सेल प्रिपेयर सम स्पेशल एंजाइम्स, सेल प्रिपेयर एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या चीज़ होती है और यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं।
एंजाइम्स भी बाय नेचर, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये भी प्रोटीन से ही बने हैं। और एंजाइम्स वो ख़ास केमिकल होते हैं जो एक सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप कर देते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, और उनको इन एंजाइम्स की वजह से उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट होने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, सेल प्रिपेयर एंजाइम्स विच वेल यूटिलाइज्ड इस्तेमाल होंगे इन एस फेज, जो एस फेज में अभी चाहिए, लेकिन वो भी इसी मरहले में तैयार हो जाएंगे। जी, ये काम था G1 फेज का। बच्चों, ये 4 काम हुए हैं G1 फेज में। क्या? सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हाई हो गई हैं। अब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की अगर लिस्ट बना ले तो आप लोगों ने 4 फंक्शंस याद रखने हैं। सेल की प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ये प्रोटीन्स ही इंक्रीज होंगे तो ऑर्गेनेल्स बढ़ेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन ही वो मॉलिक्यूल है जो सेल की स्ट्रक्चर में सेल के ऑर्गेनेल्स भी बनाएगा और सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी हिस्सा लेगा। इसलिए सेल की प्रोटीन सबसे पहले इंक्रीज हो जाएंगी, सप्लाई ऑफ प्रोटीन विल इंक्रीज। उसके बाद सेल के नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, स्पेशली गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, जो कि ज़्यादा सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। फिर जब ऑर्गेनेल्स इंक्रीज होंगे तो सेल का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद वो एंजाइम्स तैयार हो जाएंगे जो कि एस फेज में यूज़ होने हैं, वो भी इसी टाइम पे G1 फेज में तैयार हो जाएंगे। ये था G1 फेज, और हमने कहा है कि सेल साइकिल में सेल या तो इंटरफेज में होता है या एम फेज में होता है, और इंटरफेज में फर्दर 3 फेजेस में हमने रखा है G1 फेज, जिसमें सेल ने अपने आप को तैयार कर लिया। अब हम देखते हैं एस फेज में क्या काम होगा। बच्चों, एस फेज को देख लेते हैं। G1 फेज के बाद ये सारे आपने ये शॉर्ट पे भी आ जाता है, व्हाट इज G1 फेज, तो आपको ये सारा पॉइंट्स जो पैराग्राफ में आपकी बुक में लिखे हुए हैं ये आप सारा लिखेंगे। ठीक है, G1 के बाद बच्चों एस फेज है। एस फेज, एस फेज में क्या काम होगा? एस फेज क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होंगे, जितना भी डीएनए है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। अभी सेल की डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई है। मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि इंटरफेस का मरहला है ये एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस भी कहते हैं। सिंथेसिस फेज क्या होगा इसके अंदर? सिंथेसिस फेज के अंदर सेल के अंदर जितना भी क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। आपने देखा G1 फेज में 4 काम हो रहे थे। सेल की ऑर्गेनेल्स इंक्रीज हो रहे थे, प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज हो रही थी, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा था, और सेल के अंदर एंजाइम की प्रोडक्शन हो रही थी जो कि आगे काम आनी थी। अब एस फेज में क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं। बच्चों, क्रोमोसोम के लिए समझने के लिए भी मैं आपको एक पूरा लेसन बताना चाह रही हूँ क्रोमोसोम से रिलेटेड। क्रोमोसोम्स विल बी डुप्लीकेटेड। Cell duplicate its chromosome. Its chromosome. अब क्रोमोसोम को देख लेते हैं। हम प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 4 में क्रोमोसोम और क्रोमेटीन पढ़ चुके हैं। बच्चों, लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होते हैं तो क्रोमेटीन है। दिस वन इज द क्रोमेटीन। क्रोमेटीन, क्रोमेटीन क्या होता है? लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में, लूज थ्रेड। और जब यही कंडेंस होते हैं, क्रोमेटीन कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स। जब ये कंडेंस होता है तो ये इस शेप में आ जाता है। दिस इज नेम्ड एज क्रोमोसोम। दिस इज नेम्ड एज क्रोमोसोम। ये मैंने आपको डिफरेंस प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था।
ये लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में है, जबकि ये कंडेंस फॉर्म में है। इसमें यही जो थ्रेड था ये सिकुड़ गया है, कंडेंस हो गया है, कंडेंस्ड फॉर्म। स्ट्रक्चरली चेंजेस हैं लेकिन केमिकल दोनों का सेम है, ये भी बात हम पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बेटे, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बने हुए हैं। अगर सेल लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होते हैं तो क्रोमेटीन है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो ये लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटीन। और जब सेल डिवाइड होने का टाइम आता है तो यही कंडेंस हो जाता है, यही इस फॉर्म में आ जाता है, दैट इज नेम्ड एज क्रोमोसोम। याद रखिएगा, सेंटर ऑफ दिस क्रोमोसोम इज नेम्ड एज, दिस सेंटर इज नेम्ड एज सेंट्रोमियर। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। और ये जो इसके आर्म्स हैं या स्टैंड्स जो हैं, दीज आर नेम्ड एज क्रोमेटिड्स। इसको क्या नाम देंगे? क्रोमेटिड्स का। बच्चों अब आपके सामने 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट वन इज क्रोमेटीन, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स। इनको आज आप यहाँ पर अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे। बहुत सारी जगहों पे हमने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। व्हाट इज क्रोमेटीन? जब क्रोमोसोम लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होते हैं, और जब यही कंडेंस फॉर्म में आ जाती है, दे आर नेम्ड एज क्रोमोसोम। ठीक है, और क्रोमोसोम के स्टैंड को हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, एंड द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम इज नेम्ड एज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ये पूरे चैप्टर में ये टर्म्स यूज होनी है, आप यहाँ पे नोट कर लो। अभी यहाँ पे तो हम 1-2 वर्ड्स ही यूज करेंगे एस फेज में, लेकिन यहाँ पर आप इन चीज़ों से फेमिलियर हो जाएं। क्रोमेटीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। क्रोमेटीन और क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, लेकिन केमिकली दोनों एक ही चीज़ से मिलकर बने हैं, डीएनए और प्रोटीन से। क्रोमेटीन लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होती है, जबकि क्रोमोसोम्स जब कंडेंस हो जाती है क्रोमेटीन तो एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं, थिक हो जाते हैं। यही क्रोमेटीन जब बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के स्टैंड्स को नाम देते हैं क्रोमेटिड्स का। द स्टैंड्स या आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम आर नेम्ड एज क्रोमेटिड्स, एंड द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम इज नेम्ड एज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। अब यहाँ पर एस फेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहे हैं। अब ये डुप्लीकेशन मैं दिखाने जा रही हूँ आपको। बेटे दिस वन इज सिंगल क्रोमेटिड ऊपर और एक ही क्रोमेटिड नीचे है, एंड दिस इज द सेंट्रोमियर। जब एस फेज होगी तो क्या होगा? आफ्टर एस फेज जिसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स बन जाएंगे आफ्टर एस फेज। ठीक है, दीज क्रोमेटिड्स, अब जो 2 क्रोमेटिड्स बन गए हैं, these 2 are named as sister chromatids। इन दोनों को नाम देंगे। अब एक साइड पे ये जो 2 क्रोमेटिड्स हैं, these are named as sister chromatids। ये वो टर्म्स हैं जो हमारे पूरे चैप्टर में चलनी है, लिहाजा इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है आपने। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। Cell duplicate its chromosome and each chromosome contain 2 sister chromatids। ये था before S phase। ठीक है, और जब इसने अपने दोनों क्रोमेटिड्स को ऊपर और नीचे वालों को डुप्लीकेट कर लिया तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन चुके हैं। Each chromosome have 2 sister chromatids। इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। जब एक क्रोमोसोम एस फेज में अपने क्रोमोसोम्स को, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, तो डीएनए को डुप्लीकेट होने के नतीजे में ये दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर एक जैसा डीएनए पाया जाएगा। सो दीज आर नेम्ड एज 2 sister chromatids। 2 sister chromatids।
G1 फेज में आपने कहा कि सेल का साइज, सेल की प्रोटीन्स, ऑर्गेनेल्स और एंजाइम्स प्रोडक्शन होगी और सब में इजाफा होगा। एस फेज में एक ही काम होना है, सेल डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम और ईच क्रोमोसोम हैव 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ पे मैंने इसको बता भी दिया कि एस फेज में किस तरह से हो रहा है। पहले ये क्रोमेटीन है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, हमने कहा है या तो सेल डिवाइड हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है। जब डिवाइड नहीं हो रहा होता तो वो इंटरफेज है और जब डिवाइड हो रहा होता है तो वो एम फेज होता है, ठीक है ना। तो इंटरफेज में ये क्रोमेटीन की फॉर्म में होता है और जब डिवाइडिंग फेज आती है तो इट बिकम्स क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के सेंटर को सेंट्रोमियर कहते हैं एंड द स्टैंड्स ऑफ क्रोमोसोम आर नेम्ड एज क्रोमेटिड्स। और यही 2 स्टैंड्स जो हैं ऊपर और नीचे एक है, ये डुप्लीकेट हो जाएंगे, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बना देंगे। क्लियर। इसके बाद बच्चों आती है G2 फेज। G2 फेज, इसमें भी एक ही काम होना है। G2 फेज में कुछ खास प्रोटीन्स बनती हैं। प्रोटीन्स तो G1 फेज में भी बनी है, लेकिन यहाँ पर G2 फेज में वो प्रोटीन्स बनेंगी जो कि सेल की डिवीजन के दौरान में स्पिंडल फाइबर्स बनाने में यूज़ होती हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन, यहाँ पे नाम तो नहीं यूज़ हुआ ट्यूबुलिन का, लेकिन आगे हम सेल डिवीजन में यूज़ करेंगे। तो ड्यूरिंग G2 फेज सेल सिंथेसाइज प्रोटीन्स, स्पेशल प्रोटीन्स विच आर यूज्ड टू मेक स्पिंडल फाइबर्स। और ये इतनी स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं कि अगर इंटरफेस में G2 में ये प्रोटीन्स तैयार ना हुई हों, अगर ये प्रोसेस G2 में ना हुआ हो तो सेल M फेज में, यानी G2 के बाद जो M फेज एंटर होना है, डिवाइडिंग फेज आनी है, उसमें नहीं जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। वैसे तो G1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, S भी बहुत इंपॉर्टेंट है, G2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन G2 में अगर प्रोटीन्स नहीं बनी है, special proteins are made in this phase which are used in spindle fibers formation। स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनेंगे ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। यूज्ड इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। और साइड बॉक्स में वो ये कह रहे हैं, इससे आगे हमारी बुक में उन्होंने साइड बॉक्स के साथ इसी बात को लिंक किया हुआ है कि अगर सेल G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता G2 फेज में, तो सेल विल नॉट एंटर इन M फेज। सेल इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, महरूम हो जाएगा कि वो अगली फेज में ना जा पाए, ठीक है। तो स्पेशल प्रोटीन्स आर मेड विच आर यूज्ड इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। इसके साथ आपने साइड बॉक्स को लिंक करना है कि अगर ये प्रोटीन्स नहीं बनती है तो क्या होगा, M फेज नहीं होगी। बच्चों ये तो थी इंटरफेस की 3 स्टेजेस, ठीक है। जैसे ही ये 3 कंप्लीट हो जाती हैं तो सेल विल, यहाँ पर हमारी बुक में उन्होंने M फेज की हेडिंग नहीं दी है, G2 के नीचे ही उन्होंने इसको बता दिया है कि इसके बाद जी सेल जाएगा M फेज में। M कैटेगराइज विद माइटोटिक फेज। माइटोटिक माइटोसिस भी हो सकता है, मीओसिस भी हो सकता है। अब देखेंगे कि माइटोसिस किन सेल्स में होती है और मीओसिस किन सेल्स में होती है। अभी आपने ये बताना है कि M फेज कंप्लीट होगी और सेल डिवीजन हो जाएगी। M फेज क्या है, सेल विल डिवाइड, cell will divide in this phase। जी ये तो हो गया M फेज। अब यहाँ पर एक और फेज भी है, G0 फेज, जो होती तो G1 के बाद है, लेकिन हमने वहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं की है क्योंकि ये चंद एक सेल्स में आती है और चंद एक सेल्स में बिल्कुल नहीं होती है। होती क्या है, इसमें क्या होता है, क्या चेंजेस आती हैं। G0, क्योंकि हमने इसको G1 का है, G2 का है, S फेज है, तो ये G0 फेज क्या है, इसमें सेल अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज फॉर द टाइम बिंग, हो सकता है टेम्परेरीली, हो सकता है परमानेंटली, अपनी ये सारी एक्टिविटीज रोक के इनएक्टिव स्टेट में चला जाए आफ्टर G1 फेज।
कब जाता है G0 फेज में? आफ्टर G1 फेज। G1 के बाद सेल चला जाता है G0 में एंड स्टॉप इट्स एक्टिविटीज, स्टॉप इट्स ऑल मेटाबॉलिक फंक्शंस। G0 फेज हम एंड पे क्यों बुक में डिस्कस कर रहे हैं, मैं वो वजह भी बता रही हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। G0 फेज आती G1 के बाद है, लेकिन एंड पर डिस्कस करने का मकसद ये है क्योंकि ये सब सेल्स में नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, चंद एक सेल्स में आती है और चंद एक सेल्स में नहीं आती है। इन दिस फेज सेल स्टॉप इट्स एक्टिविटीज, सेल स्टॉप इट्स activities metabolic activities and go in division activities भी कह सकते हैं, and go in state of quiescence, state of quiescence। quiescence कहते हैं inactive condition, खामोशी की हालत को। यहाँ पे खामोशी से मुराद ये है कि सेल ने अपनी डिवीजन की एक्टिविटीज़ को फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप कर दिया है G0 फेज में। इन G0 फेज की डेफिनेशन बच्चों G0 की हेडिंग से ऊपर ही एक लाइन में उन्होंने पहले बताई है कि सम सेल्स अंडरगो इन G0 फेज इन विच सेल स्टॉप इट्स एक्टिविटीज एंड गो इन स्टेट ऑफ क्विसेंस, इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, और ये कब जाते हैं? आफ्टर G1 सम सेल्स अंडरगो G0 फेज। इसकी डेफिनेशन में वो फिर बता रहे हैं कि सम सेल्स अंडरगो इन G0 फेज आफ्टर G1 फेज दैट इज नेम्ड एज स्टेट ऑफ क्विसेंस। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो इनडेफिनेट पीरियड के लिए स्टेट ऑफ क्विसेंस में जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टेट ऑफ क्विसेंस में चले जाते हैं G0 फेज में, और कुछ सेमी परमानेंटली जाते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो G0 फेज में जाते ही नहीं हैं। अब हम यहाँ पे उनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सम इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो जाते हैं, इनडेफिनेट पीरियड, इनडेफिनेट पीरियड यानी उनके ये वाली स्टेट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इनडेफिनेट पीरियड यानी G0 फेज या इनएक्टिव स्टेट में जब वो रहेंगे तो डिवाइड नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल है इनकी न्यूरॉन सेल्स। बच्चों न्यूरॉन सेल्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। आपको ये बात तो पता है ना कि ब्रेन सेल्स जब एक बार डिवाइड हो जाते हैं तो नए सेल्स नहीं बनते हैं, इसीलिए ये G0 फेज में इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहते हैं, बिकॉज दी सेल्स डू नॉट अंडरगो डिविजन फेज। क्योंकि एक बार जब ये बन जाते हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है, ये कुछ लैब टेक्निक्स होती हैं कि न्यूरॉन सेल्स बन जाते हैं, वरना नॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ नहीं करते हैं न्यूरॉन सेल्स, इसलिए ये इंडेफिनिट पीरियड में ही रहेंगे। और कुछ सेमी परमानेंटली इस स्टेज में रहेंगे। सेमी परमानेंट यानी थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे, लेकिन ये कि ये ख़त्म कर लेंगे। सेमी परमानेंट पीरियड के लिए एक लंबे टाइम के लिए रहेंगे, तो वो होंगे, एग्जाम्पल होंगी इसकी सेल्स ऑफ किडनी एंड लिवर। किडनी और लिवर के सेल्स जो होंगे, हमारा लिवर और किडनी के सेल्स काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए G0 फेज में रहते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि इनका ये स्टेट ऑफ क्विसेंस ख़त्म हो जाती है। एंड सम सेल्स विल नॉट अंडरगो, सेल्स which not undergo G0 phase। G0 फेज में नहीं जाएंगे। एपिथेलियल सेल्स ये हर वक्त डिवाइड होते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, इसलिए ये G0 फेज में नहीं जाएंगे। बच्चों 3 एग्जांपल्स हमने G0 फेज में 3 तरह के सेल्स को डिस्कस किया है। वो सेल्स जो इंडेफिनिट पीरियड के लिए, यानी वो डिवाइडिंग फेज में आते ही नहीं है, वो इंटरफेज की G0 फेज में ही अपनी सारी लाइफ गुजार देते हैं, दे आर न्यूरॉन सेल्स। और सेमी परमानेंट पीरियड के लिए जो जाते हैं, सेल्स ऑफ किडनी हैं और न्यूरॉन्स हैं। और जो सेल्स अंडरगो नहीं होते, विच नॉट अंडरगो G0 फेज, दे आर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है,
एपिथेलियल सेल्स हैं। ये 3 एग्जांपल्स G0 फेज में आपने MCQs के लिए भी मार्क करनी है। अच्छा बेटे, ये एट द एंड हमारी बुक में उन्होंने एक साइकिल ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे मैं साइकिल भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको इनके बारे में गो थ्रू कर लेते हैं। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड until it complete mitosis, cell division and produces new cells। और इसकी डेफिनेशन में ही आप बताएंगे सेल साइकिल completes in 2 phases, comprises of 2 phases, interphase and M phase, अगर सेल साइकिल की डेफिनेशन आती है तो। ठीक है, इंटरफेस की डेफिनेशन आती है तो इंटरफेस में लिखेंगे इंटरफेस इज द लॉन्गर phase in which cell metabolic activities are very high and it comprises of further 3 phases, G1, S and G2 phase. M phase interface alter with M phase which is a shorter period of time in which cell divides। अब बात हो रही है इंटरफेस की। इंटरफेस में G1 फेज में सेल ने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ 4 की थी। सेल का साइज इंक्रीज हुआ, ऑर्गेनेल्स इंक्रीज हुई, प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज हुई और साथ ही साथ में एंजाइम प्रोडक्शन हुई थी। एस फेज में सेल डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम और इस तरह से हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स होंगे। G2 फेज में क्या होता है? एक ही काम होता है, सब स्पेशल प्रोटीन्स आर मेड विच आर यूज्ड टू इन्वॉल्व इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। और अगर सेल डिवाइड सेल प्रोटीन्स नहीं बनाएगा, ये बात साइड बॉक्स वाली इसके साथ ही लिखेंगे, मैंने एरो इंडिकेट कर दिया है कि साइड बॉक्स वाली बात भी लिखेंगे कि अगर सेल प्रोटीन्स यहाँ पे G2 फेज में नहीं बनाएगा तो सेल की सारी डिवीजन रुक जाएगी। एम फेज सेल विल डिवाइड इन दिस फेज, सेल अपने आप को इस फेज में डिवाइड करेगा। और G1 के बाद कुछ सेल्स ऐसी हैं जो G0 फेज में जाते हैं। G0 क्या है? G0 इज द फेज वेयर सेल स्टॉप इट्स एक्टिविटीज परमानेंटली और टेम्परेरीली। यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंटली एंड टेम्परेरीली, थोड़े से टाइम के लिए या टेम्परेरीली ऐसा होता है। ठीक है बेटे, टेम्परेरीली ऐसा होता है। एंड गो इन स्टेट ऑफ क्विसेंस। G0 फेज में 3 तरह के सेल्स हैं। इंडेफिनिट पीरियड में न्यूरॉन सेल्स हैं, सेमी परमानेंट पीरियड में सेल्स ऑफ किडनी एंड लिवर हैं और सेल्स विच विल नॉट अंडरगो G0 फेज एपिथेलियल सेल्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स को आप MCQs के लिए भी मार्क करेंगे। अब इसको हमारी बुक में उन्होंने इन्हीं को एक साइक्लिक फॉर्म में भी बताया है। इफ दिस इज द सेल कंटेनिंग न्यूक्लियस और ये उसका क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये उसके सेंट्रियोल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ऑर्गेनेल्स हैं। इट विल अंडरगो इन इंटरफेस। अब क्या होगा? G1 फेज। G1 फेज में सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीज होंगे और उसके बाद प्रोटीन्स इंक्रीज होंगी। सेल का साइज आप देख लें, यहाँ पे साइज छोटा है, यहाँ पे बड़ा है। न्यूक्लियस और उसके अंदर राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारे के सारे इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बेटे, और उसके बाद एस फेज हमने शुरू करनी है। एस फेज में क्या होगा? ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगे इन दिस वे। यहाँ पे क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड फॉर्म में दिखाएंगे। राइट बच्चों, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर इन एस फेज। और इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, ये सारे ही इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे सेंट्रियोल्स बनेंगे जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। राइबोसोम्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। देन G2 फेज आ जाएगी। G2 फेज में स्पेशल प्रोटीन्स बनेंगी। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो चुके हैं, ईच क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स रखता है और यहाँ पर
फर्दर जो है अब ये सेल डिवाइड होगा G2 के बाद M फेज में जाएगा। M मैंने आपको कहा है कि बुक में उन्होंने M को यहाँ पे स्पेसिफाई तो किया है, माइटोटिक फेज, माइटोसिस भी कह सकती हैं, मियोसिस भी हो सकती है। और M फेज के बाद सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बना देगा। यही सेल्स डिवाइड होंगे, ये एक सेल डिवाइड होगा और इस तरह से इसके अंदर अगेन क्रोमोसोम्स और ये प्रोटीन्स, इस तरह से ये 2 डॉटर सेल्स बना देगा। इस तरह से ये सेल साइकिल आपकी बुक के ऊपर ड्रॉ किया गया है। सेल साइकिल बच्चों, सेल साइकिल जो है एक सीक्वेंस, एक डायरेक्शन के साथ चलने वाला प्रोसेस है। सीक्वेंस मीन तरतीब से चलने वाला प्रोसेस है। इट मीन्स के इंटरफेस स्टार्ट हुई है G1, देन S फेज, देन G2, देन M फेज, डिवाइडिंग फेज। इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग फेज है, M फेज डिवाइडिंग फेज है। ठीक है बेटे, तो आप ये याद रखिएगा कि ये एक तरतीब से होने वाला प्रोसेस है, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर के साथ होने वाला प्रोसेस है। कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि ये रिवर्स हो जाए, वापस से आके अपनी दोबारा चेंजेस को कंप्लीट करे और फिर उस स्टेज में आ जाए। नहीं, ये रिवर्स नहीं होगा। जहाँ पे कोई कमी रह जाएगी उसकी वजह से सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो ये रिवर्स क्यों नहीं होता? रिवर्स इसलिए नहीं होता क्योंकि ये एक सीक्वेंशियल सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ और डायरेक्शन के साथ चलने वाला प्रोसेस है। इसलिए इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में ही आपने एक्सप्लेन करना है, आपने इसको समझना है। बेटे आज आपने इसको ज़रूर अच्छी तरह से याद करना है। ये सारे शॉर्ट भी हैं। G1 फेज सेल साइकिल की डेफिनेशन, इंटरफेस की G1, S, G2 और G0, ये सारे शॉर्ट हैं और ये एज अ लॉन्ग भी आया करता है। व्हाट इज सेल साइकिल, एक्सप्लेन इट। तो इसमें आपको ये सारा साइकिल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।